नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। हालात, वाक़यात, मामलात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और मैं काफ़ी अरसे से एक ही बात कर रहा था, लेकिन तैयारी हमारे मुल्क में नहीं की जा रही थी। देखें, आप हमेशा वर्स्ट पॉसिबल आउटकम की तैयारी ज़रूर रखें। ये जो पॉजिटिविटी के जो माने होते हैं ना, इसको सबसे ज़्यादा गलत पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मस्बत सोच को। वैसे तो किसी चीज़ में मस्बत सोच रखते नहीं हैं हम, चाहे वो रिश्ते हों, ताल्लुक़ हों, दोस्तियाँ हों, राब्ते हों या मामलात हों, लेकिन आउटकम्स ऑफ इवेंट्स जो कि हमसे रिलेटेड भी नहीं हैं, उनके मुतालिक हमारे बड़े पॉजिटिव आउटलुक होते हैं। तो लोग हैरान रह जाते हैं, यार कैसे आप लोग। मैंने कहा देखें, समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मईशत के अंदर इस एक्सपेक्टेशन को लेकर चल रहे हैं कि हम हर गलत इकोनॉमिक स्टेप लेंगे और उसके आउटकम के अंदर दुनिया में कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जिससे हमें फ़ायदा होगा। नंबर 1, मिडल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता में ख़राब होते हालात पाकिस्तान के फेवर में नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। इस खित्ते में जंग होना पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं क्लियरली आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे, कुछ कंफ्यूज हैं, कुछ बौखलाए हुए हैं। कभी जो लतीफ़ा आप सुनाते हैं उस पर हंस देते हैं, कभी रो देते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज जहनीत के मालिक हैं। हमारा कुछ नहीं कहा जा सकता। हम बकरे को बकरी, बकरी को बकरा कह देते हैं। हमारा जब मूड होता है हम जिन्स भी तब्दील कर देते हैं चीज़ों की। तो आई थिंक दिस इज़ अ बिग वेकअप कॉल। सेकेंडली, हम कहाँ खड़े हैं अभी तक हमें नहीं पता, और मैं उसकी तफसील आपको प्रोग्राम में बताने वाला नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक टू लिव इन फूल्स पैराडाइज। आई लिव इन द रियल वर्ल्ड, दैट्स वाई आई एम ए रियलिस्ट। आई एम नॉट ए पॉजिटिविटी ऑप्टिमिस्ट, आई एम नॉट अ नेगेटिविटी जिसे आप कहते हैं पेसिमिस्ट पर्सन। आई एम अ रियल पर्सन लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। आई एम ए रियलिस्ट। आई सी थिंग्स हैपनिंग। मैं अपने सामने चीज़ों को होता देख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। अगर हुकूमत आज आके कहती है कि हालात बिल्कुल ठीक हैं और महंगाई नहीं है, तो ये उनका काम है, वो अपने काम के ख़िलाफ़ नहीं बात कर सकते। देखिए, आप समझे बात को। हुकूमतें वक्त क्या होती है, ये हुकूमत जो आज बैठी है, 3 या 4 साल पहले ये अपोजिशन थे। इन लोगों की बात करना भी मना था टीवी के ऊपर। इन लोगों की, ये जो मौजूदा हुकूमत है जी, इनके जलसों की कवरेज भी मना थी। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ आपसे। 4 साल पहले वो पॉलिटिकल पार्टी यानी पीटीआई और उनके बानी, उनके खिलाफ अगर आप एक जुमला बोल दें तो आपका सत्यानाश कर दिया जाता था, और जो कुछ उसके बाद किया जाता था, सोशल मीडिया पे बुली किया जाता था, वो अलहदा था। सही किया जाता, गलत किया जाता, आप फैसला करो। फिर वो लोग चले गए, अब ये लोग आ गए। हुकूमतें आती जाती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे। मुझे और आपको अपना मुफाद देखना है। हमें मिनहसल कौम ये देखना है कि क्या चीज़ हमारे मुफाद में और क्या चीज़ हमारे मुफाद में नहीं है। हम मईशत की तारीफ़ें करते रहे, तब भी हम बीन बजाते रहे, हम कहते रहे साहब कमाल हो गया, कमाल हो गया। पहले जिन माशी इक़दामात को हम अचीवमेंट्स के तौर पर सेलिब्रेट करते थे, पटाखे फोड़ा करते थे, पीटीआई की हुकूमत जाने के बाद उन्हीं चीज़ों को हमें स्कैंडल के तौर पे पेश किया गया। बात ख़त्म हो गई। इसी तरह आपको ये याद रखना है नाजरीन कि हमारे मुल्क के मुफादात, हमारे अपने ज़ाती मुफादात, हमारे इज्तिमाई मुफादात, इन हुकूमतों, इन अफराद के मुफादात से कोई उनका ताल्लुक़ नहीं। बुरा तो नहीं मान रहे मेरी बात का, बिल्कुल रियल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल बात कर रहा हूँ। और ये आज से नहीं है, ये कई सालों से। अब क्या, कौन, कब, किस वक्त आता है, किस वक्त जाता है, इसकी मैं आपको मिसाल दे नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा मिसालें दी तो मैं फंस जाऊंगा दलदल में। और मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी कौम जो है वो झूठ को पसंद करती है, सच से नफ़रत करती है। हमारी कौम सच से नफ़रत करती है, सच बोलने वाले से नफ़रत करती है। और ये मेरे प्रोग्राम के अंदर बार बार बोलता हूँ, आप लोग अपने शॉर्ट टर्म मुफादात की खातिर मुल्क के लॉन्ग टर्म मुफादात को कुर्बान करते हैं। आप सब लोग, वो आते हैं इनको गद्दार कहते हैं, ये आते हैं उनको गद्दार कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि हम सब क्यों इस लाइन को टो ना करें
क्या हम सभी मुहिब वतन हैं या सभी मुल्क से बराबर की मोहब्बत करते हैं? देखिए, ये वक्त बदलते रहते हैं। कल यही लोग गुड तालिबान थे और यही टीवी के ऊपर, मुझे याद है 2000 कब की बात है, 2021 की बात है, 2023 की बात है, यही टीवी के ऊपर जब ये 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल को टेक ओवर किया था, यहाँ डिस्को डांस हो रहे थे। अकेला मैं था जो बोल रहा था भाई डिस्को डांस नहीं करो, नाचो गाओ नहीं, बेगाने की शादी में दीवाना बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी मीडिया के ऊपर हमारे यहाँ ही पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बात पे नाच गाना और डिस्को डांस हो रहे थे, मिठाइयाँ बट रही थी कि हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी और काबुल हमने तालिबान के हवाले कर दिया। इसी मुल्क के अंदर यहीं पर तज्जियाकार आके खुशियां मना रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, और जो थे वो आपको याद होगा, एक मौसूफ जिनको अब पकड़ भी लिया गया है, वो जो मौसूफ थे वो काबुल जाके कह रहे थे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, और मैंने उनके चेहरे से पकड़ के आपको बताया था। यकीन कोई मीडिया वाले घबरा के कह रहे हैं यार अली भाई आप 2 टके के एंकर, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। मैंने कहा एवरीथिंग इज नॉट ओके, क्योंकि पाकिस्तानी जो कहते हैं चीज कुछ और होती है, होता कुछ और है। बुरा मान रहे हैं, मैं भी तो पाकिस्तानी हूं, आई लव पाकिस्तान, तभी तो यहां बैठा हूं भाई। मैं इस मुल्क से मोहब्बत करता हूं। अच्छा है, बुरा है, खराब है, जैसे लोग हैं मेरे लोग हैं भाई। तो मुझे अपने मुल्क के बारे में सोचना है। लोग आते जाते रहेंगे, मईशत कुर्बान नहीं की जा सकती शख्सी और इंफरादी मुफादात के लिए। इन लोगों का क्या है, ये लोग तो आते जाते रहते हैं, आज उन पे केस बने हुए हैं, कल इन पे केस बन जाएंगे जैसे पहले बने हुए थे। तो हम अपने मुल्क के मुफादात को देखें। मशरिक़ वुस्ता के बिगड़ते हालात जो ख़राब हो रहे हैं, मैं आपको यार गारंटी बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर हालात 4 साल बाद यकसर बदल जाते हैं। 4 साल का टाइम होता है। 4 साल बाद जैसे बीवी बुरी लगनी शुरू हो जाती है ना, हमें हुकूमत बुरी लगनी शुरू हो जाती है, फिर कोई भी हो उसकी छुट्टी करवा दी जाती है। बुरा हो अच्छा हो, सॉरी, प्लीज़ डोंट माइंड मेरी बातों का, प्लीज़ डोंट माइंड। रोज़े की कैफियत में हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे पता है आप लोग झूठ से बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे पता है आप झूठ के बगैर नहीं रह सकते, मुझे पता है झूठे इंसानों से आप लोगों को शदीद मोहब्बत है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं सच बोल देता हूँ यार, कि शायद कोई चंद लोग बच गए हों। आगे रोज़े में मैं कह नहीं सकता कि वो लोग जो सच नहीं सुनना चाहते, झूठ सुनना चाहते, उनको क्या कहा जाता है ना। देखो, मैं मईशत के बारे में मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने ये एक अपने लिए ठान लिया बात। अच्छी बात होगी उसको अच्छा बोलो। स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी, मैंने कभी अच्छा नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था एक दिन ये गिर जाएगी, और जब ये गिरेगी तो मुझे बुरा कहना पड़ेगा। तो मैं बुरा क्यों कहूँ, तब मैं अच्छा ही ना कहूँ शुरू से। लोग कहते हैं यार सारी ज़िंदगी अली भाई आपने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाइयाँ की, स्टॉक मार्केट की किताबें पढ़ी, किताबें लिखी भी मैंने, लेकिन मेन एम ये है कि लोग कहेंगे कि साहब ये सब करने के बाद आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे तनकीद क्यों करते हैं। मैंने कहा मियाँ मैं तनकीद इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मुझे वहाँ पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा तो पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा। मैं भागते घोड़ों के दरमियान नहीं भागता। भागते, आप पता है ना, वो मैक्सिको में भी होता है, मेरे ख्याल स्पेन में भी होता है, वो बैल दौड़ाते हैं। बैल देखा, बैल दौड़ाते हैं, इजाज भाई ने देखा है, ये तो बहुत शौकीन है, तो लाल रंग बहुत पसंद है इनको। लाल रंग के पीछे आता है बैल, बैल जो है वो लाल रंग के पीछे भागता है, वो एक लाल चादर घुमाता है और बैल उसके पीछे भागता है। फिर एक वो आपने देखा होगा, फिल्म भी आई थी पड़ोसी मुल्क की, उसमें जो है वो बैल गलियों में भगा देते हैं, गलियों में बैल भाग रहा होता है, लोग उसके आगे भाग रहे होते हैं। वो भी एक शौक है। मैं उनको कहता हूं, और पाकिस्तानी बैठ के देखते हैं, कहते कितनी पागलों वाली चीजें कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे पागलों वाली चीजें, हम कर रहे हैं। अब सॉरी, गलत निकल गया। हम भी तो बैलों के दरमियान भाग रहे हैं ना भाई। जब बैलों के रेवड़ के दरमियान भागोगे तो कुचले जाओगे बिला वजह के अंदर। वाई आर यू गेटिंग इनटू ए मार्केट वेयर बुल्स आर एक्टिव? भाई स्टे अवे फ्रॉम बुल्स, बी अ रियलिस्टिक पर्सन। एक बंदा पूरी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर यहां ला के बिठा दो, यकीन करो जिसने क्लास में फाइनेंस में पढ़ाई की, किसी ने पढ़ाई नहीं की, जितने नालायक थे सब वहां भर दिया आपने एनालिस्ट। अगर वो नालायक ना होते तो वो कभी आपको ये वाली बातें ना करते, मल्टीपल्स वाली और पी वाली और ये सब बातें। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कभी भी ये तरीका नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट का पहला उसूल ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है,
और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे पहला असूल है या टॉप बॉटम या बॉटम अप अप्रोच। इसके अलावा दूसरी अप्रोच नहीं है, यानी या बॉटम अप अप्रोच होगी या टॉप डाउन अप्रोच होगी, और दोनों अप्रोचों के अंदर सबसे अहम नुक्ता होगा कंट्री एनालिसिस। कंट्री एनालिसिस, सबसे पहले मुल्क के हालात, मुल्क की मईशत को देखा जाएगा, बगैर उसके कभी भी किसी भी जगह पर सरमाया नहीं लगाया जाएगा। किसी भी शख्स को बुला लो, आप लोग नाशुक्रे लोग हो, मेरे जैसा फाइनेंस के अंदर पढ़ा लिखा बंदा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन पढ़ने का इस मुल्क में कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि सच से इनका कोई ताल्लुक नहीं, मंतक से कोई ताल्लुक नहीं, तालीम से कोई ताल्लुक नहीं। लड़की देखने जाते हैं, शक्ल देख के शादी कर लेते हैं, सारी जिंदगी ख्वार होते हैं। लड़के देखने के लिए जाते हैं, लड़के की दौलत देख लेते हैं, सारी जिंदगी बेटी को जो है वो उस दौलत की जहन्नुम में झोंक देते हैं। बस इनको दो चीजें दिखाई देती हैं, या इनको शक्ल दिखाई देती है या दौलत दिखाई देती। ऐसा आप बता दो कभी कौम तरक्की कर सकती है? अंकल क्या छुप रहे हो, आपने भी ऐसे ही दिया था रिश्ता, हाँ, और किया भी ऐसे ही था, क्या हो गया? छुप रहे हैं पीछे, बेगम के पीछे छुपना शुरू कर देते हैं। अंकल भाई आप सामने आओ, क्या झूठ बोल रहा है अली नासिर? गिरेबान पकड़ो। लड़की देखने जाते हो तो शक्ल देखते हो, लड़का देखने जाते हो दौलत देखते हो, फिर कहते हो मुल्क क्यों नहीं ठीक चल रहा, को तुम्हारी सोच ही इतनी। क्या बोलूं यार, रमजान के अंदर फिर सारा सच निकले जाएगा, परेशान हो जाओगे आप। स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, जहां चमक देगी वहां भाग गए, कभी स्टॉक के पीछे भाग गए, कभी प्रॉपर्टी के पीछे भाग गए, कभी क्रिप्टो के पीछे भाग गए। क्रिप्टो में मुझे तो लग रहा था ये अच्छा काम करेंगे, इन्होंने बिल्कुल ही उल्टा काम कर दिया। जुर्माने लगा देंगे, ये कर देंगे वो। अबे भाई ये डीफाई का दौर है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का। दुनिया के साथ नहीं चलोगे वही हाल होगा जो पाकिस्तान का अभी हो रहा है। दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुकी है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। पाकिस्तान ने तरक्की की, मुशर्रफ के दौर में तरक्की की, मैं मानता हूं बिल्कुल तरक्की की। मुशर्रफ ने बाकी 1000 काम गलत किए, मैं कहता हूं मुल्क के मुस्तकबिल को उसने बहुत खराब किया। अल्लाह ताला ने जितना मौका मुशर्रफ को दिया, इतना आज तक किसी को नहीं दिया मेरे रब ने। मेरा ऐसा ख्याल है, मेरा ऐसा मानना है। नऊजुबिल्लाह, हतमी बात तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन जितना मौका उसको मिला इतना किसी को भी नहीं मिला। उसने 5% किया, लेकिन उसने ठीक किया, गलत नहीं बोलूंगा आपसे। 5% किया उसने, जितना वो कर सकता था उससे इससे कहीं गुना ज्यादा कर सकता था, 20 गुना ज्यादा काम करके दिखा सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन जो 5% किया तो मुल्क देखो कहां से कहां पहुंच गया। सर मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि इस मुल्क का पोटेंशियल है, रिसोर्सेज में नहीं है, रिसोर्सेज में नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ में है। इस मुल्क का पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ में है। मुशर्रफ ने, मैं आपको सही बता रहा हूं, जितना कर सकता था उसका 5% किया, और मुल्क कहां से कहां पहुंच गया इकोनॉमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्टमेंट में। सिर्फ 5% किया था उसने। अभी अगर वो फुल थ्रॉटल सही से चलता, लोगों की बातें मानता, सियासी गलतियां ना करता, गलत लोगों को सहारे ना देता, एनर्जी पॉलिसी बनाता, सरमायाकारी के दरवाजे खोल देता, तो आप सोचो पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाता। लेकिन अगर उसने 5% भी किया तो मुल्क की तरक्की इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जीडीपी ग्रोथ रेट या तो ज़ियाउल हक के दौर में आया, या मुशर्रफ के दौर में आया, या अयूब खान के दौर में आया। तो व्हाट डिड दे डू राइट? कैन वी रेप्लिकेट दैट? राइट नाउ पॉलिटिशियंस तो इतने एक्टिव नहीं है, तो दैट मीन्स जिनके लिए जो लोग फैसले ले रहे हैं इस मुल्क के अंदर, इट्स अ लेसन फॉर देम दैट इट कैन हैपन। पाकिस्तान कैन प्रोग्रेस लीप्स एंड बाउंड्स, प्रोवाइडेड कि डायरेक्शन सही हो। इस पर कोई शक नहीं कि उन्होंने 1000 गलतियां की होंगी, नॉट जस्टिफाइंग, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिज, लेकिन उसने थोड़ा सा काम किया, मुल्क ने तरक्की की। ज़ियाउल हक ने थोड़ा सा काम किया, कह नहीं सकता आप, लेकिन बहुत सारे सियासतदान उन्हीं के दौर की पैदावार हैं, और बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जो उनके दौर में ज़ेर अताब रहे। अब क्या क्या बोलूं यार, मीडिया के ऊपर ये सारी बात नहीं बोल सकता, लेकिन ये जितने रईस अमीर, और ये आपका कुरंगी, ये इन रियलिटी कब आबाद हुआ है आपका? ये आपके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कब ग्रोथ आई है? 80s में आई है, सब जानते हैं। आपके ये सारे बिलियनियर्स जो हैं ये 80s में बने, और बाकी मुशर्रफ के दौर में बने, कोई डाउट नहीं इस बारे में। बिलियनियर्स आर मेड इन दीज 3 टाइम्स। देखें आप मेरी बात सुने। फर्स्ट बैच ऑफ इंडस्ट्रियल बिलियनियर्स की बात करो। फर्स्ट बैच ऑफ इंडस्ट्रियल बिलियनियर्स कब आए? ड्यूरिंग अयूब खान टाइम।
massive development, agricultural development, social development, and most of all industrial development, textile. पहली बैच ऑफ बिलियनियर्स कब आए? ड्यूरिंग अयूब खान टाइम. सेकेंड बैच ऑफ बिलियनियर्स कब आए? ड्यूरिंग ज़ियाउल हक टाइम. थर्ड बैच ऑफ बिलियनियर्स कब आए? ड्यूरिंग मुशर्रफ टाइम. उसके बाद फिर बैच नहीं आया नया, वही बैचेस पहले वाले चल रहे हैं. देखें, ये डायरेक्शनलेस किस्म की बिजनेस कम्युनिटी, डायरेक्शनलेस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसी, डायरेक्शनलेस किस्म की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये जो है वो एक तरह से इसकी टेनेसिटी इतनी नहीं होती, इसकी स्ट्रेस बर्दाश्त करने की जो जिसे आप कहना लेवल, वो इतनी नहीं होती. खुदा न खास्ता इस तरह का जो बैनुल अक़वामी कोई एक आधा वाक़या पेश आ जाता है जैसे अभी हुआ, तो फिर हम उस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारे ऐसी सिचुएशन हो जाती. देखें, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि पाकिस्तान विल बी गोइंग इनटू लॉकडाउन लाइक सिचुएशन. नॉट बैड, नॉट दैट आई एम सेइंग साउंडिंग एन अलार्म, बट ऑफ कोर्स यू डू नो कि पेट्रोल अगर बहुत महंगा हो जाता है, देखिए वो कहने की ज़रूरत नहीं थी ना, उन्होंने कहा ही इस वजह से क्योंकि उनको पता है कि पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा. ये मैं आपको बता रहा हूँ ना बात. अच्छा, फिर वो आते क्यों टीवी के ऊपर कहने के लिए? उन्होंने टीवी पे आके इसीलिए कहा है ना कि आप ज़हनी तौर पर भाई तैयार हो जाओ, और भी महंगा हो सकता है. अब कौन किस दिन क्या, एक दिन के ऊपर यार आप लोग. डोनाल्ड ट्रंप साहब का देखो, मैंने आपको कल बताया था, नाश्ते पे और बयान होगा, रात के खाने पे और बयान होगा. देखिए, आप वॉच करें सिचुएशन को. मैं बचपन से देख रहा हूं जो दोनों फरीक हैं ये जंगें लड़ते आ रहे हैं और इनको फर्क नहीं पड़ रहा. देखो, सुलझाते हैं मामलात पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसे ममालिक. हफ्ता जंग नहीं चली, मामला सुलझा लिया. ये हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग, मामला सुलझा लिया. अब हिंदुस्तान ने पहले बोला कि आप राजीनामा करवा दो, या पाकिस्तान ने कहा कि चलो ठीक है हम राजी हो जाते हैं अगर हिंदुस्तान कह रहा तो, वरना हम तो तैयार हो गए थे, हमने तो निकाल लिया था पॉलिश वालिश करके. बता रहा हूं मैं बात आपको. तभी तो हिंदुस्तान भागे भागे गया था अमेरिका कि भाई इनको मना करो कहीं ये चला नहीं दें, वरना हमने तो निकाल लिया था, पॉलिश वालिश कर दिया था उसको. तो बेसिकली बात यह है कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान थे, इन्होंने मसला सुलझा लिया. सही बात, जो रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं. दोनों ये जानते थे कि भाई अगर ये जंग मजीद चली तो ये गड़बड़ हो जाएगी. चाहे उसमें पहल हिंदुस्तान ने की कि भाई इनसे बोलो हमारे साथ सुलह कर लें, चलो ये मानते हैं हम बात, ठीक है. लेकिन उसके बावजूद ये दो ममालिक फिर भी मैच्योर रहे. ये लोग मैच्योर नहीं हैं इतने. खैर, इस पे बात करते हैं. हमारे साथ जफर पराचा साहब मौजूद होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सदर हैं ईकैप के. 12 हमारे प्रोग्राम में आते हैं. आज तजियाकार के तौर पर भी इनको शामिल करें. वेलकम सर. जी, वेलकम टू द शो जफर पराचा साहब. वालेकुम अस्सलाम. जफर पराचा साहब, मौसम के हाल कैसे हैं? आप ये बताएं कि बादल गरजेंगे, बारिश होगी या नहीं, क्योंकि हमारे लोग तो इसी झांसे में आ गए कि बारिश रुक गई. डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया कि अब जंग खत्म होने वाली है, तो हमारे वाले मान गए. मैं तो बचपन से देख रहा हूं सर, ये दोनों फरीक कभी इतनी आसानी से जंग खत्म तो नहीं करते. आगे आप बताएं, क्या आपकी राय है? जी, आपका शुक्रिया मधु करने का जनाब. बात यह है कि जो ट्रंप साहब, उनके बारे में मैं ये कहता हूं कि वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल आदमी है. कभी भी बात पे अपने खड़े नहीं देते और यू टर्न लेने के माहिर है. जाहिर है अपने मुल्क के लिए जो बेहतर समझते हैं वो करते हैं. हमको अपनी जो फवाइद हैं वो देखने हैं, अगर हमारी नीयत ठीक हो तो. क्योंकि अभी तक तो हमने ये देखा है कि हमारे हुक्मरान या हमारी इस्लामिया जो एक नेक्सस बना हुआ है, वो पहले अपना फायदा देखते हैं, बाद में मुल्क का सोचते हैं, और अवाम का तो हर कुछ सोचता ही नहीं है. ठीक है, अगर अवाम का सोचा होता तो आज पाकिस्तान में 50% के करीब जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं वो ना होता, और गरीब गरीब से गरीब तर और अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है. और अमीर जो अमीर से अमीर तर हो रहा है उसमें भी अब एक मखसूस क्लास रह गई है, क्योंकि बहुत सारे कारोबारी, सनतकार, तिजारत पेशा, आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री
वो अपने कारोबार बंद कर चुके हैं या बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो दूसरे ममालिक को जा चुके हैं। तो एक अलग बात है कि अपनी तरफ से जंग की वजह से जो या दीगर खलीजी ममालिक में लोग परेशान हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये परेशानी या जो नाउमीदी है वो ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि दुबई जैसा जो मुल्क है वहाँ पूरी दुनिया का स्टेक लगा हुआ है। जी जी। वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, रशिया, यूरोप, इंग्लैंड के लोग भी अपने हाई टैक्सेस प्लस अपने मुल्क की सूरत हाल की वजह से अपने पैसों को कुछ इधर उधर, जिसको कहते हैं ना, तमाम अंडे टोकरी में नहीं रखते, वो बात है। और दुबई में बेइंतहा आपको आसानियां हैं हर चीज की, तो वो लोग वक्ती तौर पे वहाँ बहरान है, वापस मैं समझता हूँ कि वो वहीं रहना उनको पसंद करेंगे। दूसरी बात यह है कि जंग की बात, तो जंग की बात यह है कि अभी तक तो जो खबरें आ रही हैं, आज भी अभी मैं देख रहा था कि इसराइल और अमेरिका मुसलसल ईरान पे हमले कर रहा है। वो अलग बात है कि ईरान डटा खड़ा है अकेला और उनकी एक पुरानी तारीख है, कोई शक नहीं है, और वो कौम में जो थोड़ा बहुत इख्तलाफ था वो भी इत्तेहाद में आ गया, क्योंकि उनके पास पहले कोई शहीद नहीं था। अब उनके पास आयतुल्लाह खामनेई की शक्ल में वो एक शहीद आ गया है, एक उनके पास बहुत मजबूत कौज आ गई और वो कौम मुत्तहिद हो गई है दोबारा। गो कि वो पिछले 45 साल से आइस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनकी बंद है, और अगर उनसे कोई पेट्रोल खरीदता है तो 10-15% पे बेच के वो गुजारा करते हैं। उसके बावजूद वहाँ पूरा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, रोड्स मौजूद हैं, तमाम बिल्डिंग्स, तरक्की हर तरह की है, सिवाय जो जंग की तबाही बर्बादी के अलावा। और हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, नॉन बार्टर से कहीं थोड़े प्राइस पे। तो ये समझना कि उन्होंने अपने मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए हैं, तो वक्ती तौर पे तो सोच सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। और फिर जो इस चारों तरफ से इस्लामी ममालिक के अड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर है, इसराइल भी उनके करीब से दूर है, तो वो भी होना गलत है। तो मैं नहीं समझता कि ये फौरी तौर पे जंग रुकेगी। खुश आइन बात है जरूर, और ये जो ऑयल की प्राइस बढ़ना, कम होना, ये तमाम माशी गेमिक है, एक तरह की हाइप क्रिएट करना और फिर उसको नीचे ऊपर लाना। नहीं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इसके बड़े मनफी असरात होंगे ना। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि हम दूसरों को तकलीफ में देखकर खुशी मनाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर लोग खुशियां मना रहे हैं कि हमारे बिरादर मुसलमान ममालिक जो हैं, जिधर से हमें रेमिटेंस आती है, वहाँ पे रॉकेट और मिसाइलों की बारिश हो रही है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो दुबई हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन, कुवैत या सऊदी। तो हमारे लोग सोशल मीडिया पर शेयर करके अपने जो है वो, कहना तो नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन क्योंकि हम लोग जानवर को भी तकलीफ़ दे के खुश होते हैं, हम तो कुत्ते को भी वट्टा मारते हैं, बिल्ली को भी जूती मारते हैं, तो इसी तरह हम लोग जब बेज़ुबान के ऊपर तकलीफ़ आए तो हमें खुशी महसूस होती है। इसी तरह अपने बिरादर ममालिक के अंदर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं देखो अब दुबई वालों का क्या होगा, देखो अब इनका क्या होगा। ये इस तरह की छोटी सोच रखना आपके ख्याल से अच्छी बात है? और मिनहसल कौम, सारी कौम का इसमें मुब्तला हो जाना क्या मुनासिब है? देखिए, ये बहुत मुनासिब नहीं है, ठीक है। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। और लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही जी, एक मरतबा फिर से आपको दोहराना पड़ेगा, माजरत, बीच में आपकी बात अधूरी रह गई। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जनाब, ये अच्छी बात नहीं है, और खुशी मनाना तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो हैं इनसाइड और आउटसाइड पाकिस्तान, वो एक्टिव हो जाते हैं। आपको पता है उन्होंने पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दी है सोशल मीडिया शेयरिंग पर, मशरिक वस्ता के ममालिक ने, और पाबंदियों के साथ साथ हमारी एम्बेसियों को भी बताया, हमारे कौंसल खानों को भी बताया कि आपके शहरी जो हैं वो इंतशार फैला रहे हैं। ये आपको पता लगा? जी बिल्कुल, मुझे ये पता है उन्होंने किया है, लेकिन उसमें खाली पाकिस्तान तो शामिल नहीं है ना, और भी ममालिक, इसराइल और भी ममालिक भी है। वो हमारी गर्दन कमजोर है क्योंकि हम उनसे पैसे मांगते हैं,
तो हर तरह की पाबंदी हम पे वो सबसे पहले लगा सकते हैं। दीगर ममालिक पे वो पाबंदी इतनी आसानी से नहीं लगा सकते, उनसे डरते हैं। मैं बड़े खुले अल्फाज में कह रहा हूँ, ये पाबंदी वो अमेरिका में नहीं, इसराइल पे नहीं लगा सकते। तो ये सोशल मीडिया का दौर है। जैसे हमारे यहाँ फायर वॉल लगी, लेकिन उसके भी कोई आपको रिजल्ट्स नहीं आए। तो अब अगर आप चाहें कि मैं इन चीजों को रोक लूं, तो मैं समझता हूँ वो नामुमकिन है। तो आप में तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला भी होना चाहिए, और उससे आपको माइनस प्लस हर तरह की बात पता लगती है। जैसे पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, पेट्रोल प्राइस बढ़ाने के ऊपर बरहम है, ठीक है, तो मीडिया तो कंट्रोल है, तो वो आपके बर्दाश्त करेगी आवाम। वही आज हम खबर सोशल मीडिया में देखते हैं, कुछ देर के बाद वो मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आती है। तो अगर हम उसको भी दबा देंगे, लोगों का जज्बात निकालने का रोक पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। मैं इसीलिए तो कहता हूं जफर पराचा साहब के जो सुनने वाले हैं, आपके मेरे देखने वाले हैं, आप जानते हैं हमारे मुल्क में फैसले कौन करते हैं। मैं कल यही बात कर रहा था कि मीडिया जो मेन स्ट्रीम है ना, इसको ज़्यादा आज़ाद करें, क्योंकि अगर लोग अपना गुस्सा मेन स्ट्रीम मीडिया पर निकालेंगे तो फिर भी यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस है। सोशल मीडिया पर तो कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है ना, वहाँ तो कौन क्या कह रहा है, कोई उस पर कोई रोक टोक ही नहीं है। अगर हम टीवी और मीडिया को आज़ाद नहीं करेंगे, मीडिया के साथ हुकूमत ताउन नहीं करेगी, वो कुव्वतें जो इस मुल्क के अंदर फैसले लेती हैं वो मीडिया पर कदगन और पाबंदियां लगाने पर कायम रहेंगे, तो फिर नुकसान होगा, क्योंकि सोशल मीडिया वालों का कोई मुंह नहीं बंद कर सकता। मेरा ये ख्याल है। आपका कहना बिल्कुल वजह है। देखिए, किसी भी फील्ड में ओवर रेगुलेशन वो तबाही बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस हो, और चाहे वो मीडिया हो। मीडिया एक ऐसी चीज है, लोग आके अपने दिल का जो गुबार होता है निकाल लेते हैं और निकाल लेते हैं, या छोटा मोटा एजिटेशन करके निकाल लेते हैं। अब अगर आप उस चीज को दबाते हैं, मैं इसकी मिसाल रेड लाइट एरिया के हिसाब से दूंगा। रेड लाइट एरिया अगर मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मुझे बताया जा रहा, मुझे एक ब्रेक पे जाना पड़े। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जफर पराचा साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आपसे दोबारा राब्ता करके इस मौजू पर बात करें। चले वन बाय वन हर फैक्टर को लेकर चलते हैं, जितने फैक्टर्स हैं वन बाय वन उन्हें लेकर चलें। सबसे पहले हम क्रूड ऑयल को लेकर चलते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट, मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सबसे पहले क्रूड ऑयल को देखते हैं। क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट ये आया कि पहले क्रूड ऑयल जंप की, $100 से ऊपर चली गई, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान आया, नीचे आ गई। सप्लाई हमें याद रखनी चाहिए, सारी की सारी सप्लाई इस वक्त किसके पास है, यह आप जानते हैं। मेरे ख्याल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सब ये जानता है, सारी दुनिया जानती है, और इंटरनेट पर आप चले जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त चंक ऑफ सप्लाई जो है वो किसके हाथ में, चंक ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सप्लाई किसी टाइम भी बढ़ा सकते हैं और अपना तेल वो ज़्यादा बेच सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ऑयल यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और वो शायद उनके पास डायरेक्ट एक्सेस हो। हमारा जो यहाँ मशरिक़ वस्ता का तेल है, इसके बेनिफिशरी यहाँ के लोग हैं, लेकिन वो जो है उसके बेनिफिशरी डायरेक्टली वो लोग खुद हैं। नहीं समझ में आई भाई? सिंपल सी बात बताई मैंने आपको। सप्लाई जिसके हाथ में है, कीमत बढ़ेगी, फ़ायदा किसको होगा? उसी को होगा। माल बिकेगा, फ़ायदा किसको होगा? उसको होगा जिसके हाथ में सप्लाई होगी, ठीक है। तो क्रूड ऑयल इस वक्त, अच्छा, ये क्रूड ऑयल की प्राइस को कभी फिनोमिनली हाई नहीं होने देंगे, क्योंकि अपने मुल्क के अंदर इनके तेल की कीमतें जो है जुड़ी होती हैं क्रूड ऑयल की प्राइस से। देखिए, याद रखें, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ना, वहाँ पर जो लिंकेज है वो ये है कि स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर रही थी। जैसे पाकिस्तान में रियासत ने या स्टेट ने हर चीज़ में अपना एक रोल प्ले करना है, वहाँ पे ऐसे नहीं होता। वहाँ पे सिस्टम बहुत ज़्यादा कमर्शियल हैं, डिसेंट्रलाइज्ड हैं, स्टेट से डीलिंक्ड हैं, मार्केट से लिंक्ड हैं, मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं वो, ठीक है। यानी प्रॉफिट सीकिंग इकोनॉमीज़ हैं। प्रॉफिट सीकिंग इकोनॉमीज़ क्या कर रही होती हैं? हर वक्त मुनाफा ढूंढ रही होती हैं कि मुनाफा किस चीज़ के अंदर है। जहाँ पे वो लोग मुनाफा देखते हैं वहाँ पे कारोबार करते हैं। ये उनका एक फिनोमेना है, उनकी एक इकोनॉमिक थ्योरी की एक डेवलपमेंट है। तो लेट्स से क्रूड ऑयल की जो अभी प्राइस है, आप कह रहे हैं कि जंग लंबी नहीं चलती, ठीक है, लेकिन चलो मैं कह देता हूं कि जंग लंबी चलती है। मैं एक हकीकत पसंद शख्स हूं और मैं आपको कहता हूं कि जंग लंबी चलेगी। कितनी लंबी चलेगी भाई? ईद से तो आगे तक जाएगी ना। ये तो अब एक अफसोसनाक बात है
कि इस जंग के वक्त का तयन रमज़ान के महीने में किया गया, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है और बड़ा अजीब सा लगता है कि मुसलमान मुल्क आपस में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में एम्ब्रॉयल्ड हैं, चाहे बरह रास्त ना इन्वॉल्व हों लेकिन एम्ब्रॉयल्ड हैं इसके अंदर, और वो भी रमज़ान के महीने में, क्योंकि मिसाइल जो चला रहा है वो भी मुसलमान है और जिसको जाके लग रहा है वो भी मुसलमान मुल्क में ही लग रहा है। जो 2 कैजुअल्टीज़ मेरे ख्याल यूएई में हुई हैं, वो तो पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवरों की भी मैंने सुना है हुई हैं, जो मैंने सुना है कि मलबा गिरा, वो बड़ी अफसोसनाक बात है। तो इसके माने ये है कि मुसलमान ही मिसाइल दाग रहा है, मुसलमान ही मिसाइल खा रहा है। तो इसके माने ये है कि ये हालात रियलिस्टिक हो गए। नंबर 1, ये रियलिस्टिक सिचुएशन है। क्रूड ऑयल के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोडक्शन एक लिमिट तक करेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन बंद कर देंगे। इसके पीछे ईरान की ख्वाहिश ज़्यादा है। उसकी ख्वाहिश ये है कि भाई जब ऑयल प्रोडक्शन रुकेगी दुनिया को तकलीफ़ महसूस होगी, जंग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जो जारहाना कार्रवाइयाँ उनके ख़िलाफ़ हो रही हैं उनको लगता है कि वो तेल तनसीबात पे अगर हमले करेंगे, चाहे वो कुवैत की तेल तनसीबात हों, सऊदी अरब की तेल तनसीबात हों, यूएई की तेल तनसीबात हों, या फिर जवाबी तौर पर उनकी अपनी तेल तनसीबात हों, तो इस सूरत हाल के अंदर क्या होगा? ऑयल प्रोडक्शन बंद होगी ना। ऑयल प्रोडक्शन बंद होने की सूरत के अंदर सिर्फ एक तरीके से उस कीमत को कंट्रोल में लाया जा सकता है, सप्लाई बढ़ा के, वेनेजुएला की सप्लाई बढ़ा के, वेस्टर्न वर्ल्ड की सप्लाई बढ़ा के। ब्रेंट आपने सुना होगा ना, ब्रेंट क्रूड, वो ये मशरिक वस्ता का तेल नहीं है। ब्रेंट क्रूड जो है ये तो नदर्न अटलांटिक का है ना। तो आपको समझना यार, दुनिया का नक्शा तो आपने देखा नहीं है, अंचोली से बाद आपको पता नहीं दुनिया है भी या नहीं है। आप लोग समझने की कोशिश करें, आप समझें बात को। वेनेजुएला का तेल बिक जाएगा, माल बिक जाएगा मार्केट में, आगे खुद होशियार हो, समझ जाओ बात को। ये कमर्शियल रीजंस होती हैं, सप्लाई वहीं से बढ़ाई जा सकती है और तो प्राइस कंट्रोल नहीं की जा सकती ना। तेल की मांग एक दिन में कम हो जाएगी, सच बताओ मुझे, दिल पे हाथ रख के, एक दिन में तेल की मांग तो कम नहीं होगी ना। पाकिस्तान की, चलो पाकिस्तान की मिसाल देते हो, पाकिस्तान की तेल की मांग क्या है? सारी दुनिया के सामने कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है कि 1/3 ऑयल प्रोडक्शन हमारी इंडिजिनस है, 1/3, ओनली 1/3, यानी 100 में 33। अगर 100 यूनिट तेल के इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे, तो उसमें से 33 यानी 1/3 मुकामी तौर पे प्रोड्यूस होती है, 66% बाहर से आती है, यानी इन अरब ममालिक से। हम इतना ही बस डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं कर सकते, वरना 2 साल में पाकिस्तान के तेल के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। हम चाहें तो 100% प्रोडक्शन कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने 100% प्रोडक्शन की तो 2 साल में पाकिस्तान के तेल के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मुमकिन नहीं है कि 100% पाकिस्तान अपने मुकामी तेल के वसाइल से ज़रूरत को पूरा करे, वो हम करेंगे भी नहीं। इसकी वजह यह है कि वो हमारे एक तरह का सिक्योरिटी है, हमारी हिफाजत है। खुदा न खास्ता किसी दिन दुनिया के हालात ख़राब हो जाएं, हमारे ख़त्ते के हालात ख़राब हो जाएं, हम खुद किसी ऐसी बरह रास्त चीज़ में आ जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें भी तो ज़रूरत होगी ना। समझ में आई? नहीं समझ में आई? देर में समझ में आती है, आप लोग बहुत देर में आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं। जब मैं बोलता हूँ ना, फ़ौरन उसी टाइम समझा करो बात को। नहीं समझे आप, जिस टाइम मैं बोलूँ आपको कि भाई बात को समझो, उसी टाइम बात को समझा करो। ऐसे नहीं किया करो कि जनाब बात को समझने में इतना टाइम ले रहे हो। दूसरी चीज़, तेल से बनने वाली जितनी अशिया हैं वो भी सारी मुतासिर हो जाएंगी। तेल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इस तक के ये जो हमारी सड़कें हैं इनमें जो डामर भी होता है, डामर का पता है ना, जो डामर डालते हैं इसको एसफॉल्ट कंक्रीट कहते हैं ना, ये डामर के साथ रेती बजरी मिक्स करके चला देते हैं, ये भी ऑयल का बाई प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल का। और भी पता नहीं कितने ऐसे केमिकल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं जो इससे तैयार होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लंबी फहरिस्त है, जिनके बगैर दुनिया के इंडस्ट्रियल प्रोसेस नहीं चल सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार हो सकता। सही, ये सब मुतासिर होगा, इसका मतलब सब मुतासिर हो गई ना बातें, मुतासिर हो गई बातें, सारी चीज़ें मुतासिर हो गई बिला वास्ता बिल वास्ता। अच्छा, अब आ जाएं दूसरे फैक्टर की तरफ, कुदरती गैस यानी नेचुरल गैस। अब हमारे मुल्क के अंदर असल में क्या है कि गैस के ज़खायर तो मौजूद हैं, लेकिन सुई के गैस के ज़खायर अब हुए पुराने। अब जो हमारे गैस के ज़खायर हैं ये हैं सूबा सिंध के, ज़्यादा गैस सूबा सिंध से निकलती है।
ज़्यादा गैस जो है मुल्क के अंदर, कुदरती गैस जो है वो सूबा सिंध से निकलती है, ठीक है। वो अब मैं बाद में बताऊंगा, ढार की, वो इस तरह की बहुत सारी गैस फील्ड हैं, वहाँ से गैस पैदा होती है। यानी कुदरती वसाइल के अंदर सिंध का नंबर जो है वो भी बड़ा आगे है, सही। लेकिन फिर भी इतनी कुदरती गैस नहीं है कि वो मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर सके। इसीलिए आपके CNG अब गाड़ियों में नहीं उस तरह से डलता, CNG गाड़ियों में उस तरह से नहीं डलता। CNG पंप भी अब उतने पॉपुलर नहीं रहे, क्योंकि CNG इतनी ज़्यादा है ही नहीं मुल्क के पास, नेचुरल गैस ही नहीं। आबादी बहुत बढ़ चुकी है, जैसे मैं काफ़ी अरसे से बोल रहा था, क्योंकि मैं झूठा इंसान हूँ, आप लोगों ने मेरी नहीं सुनी। मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो जाएगी, फिर आपसे संभलेगी नहीं। लेकिन चूँकि मैं एक झूठा इंसान हूँ, आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मेरी बात सच निकल आई और आपकी झूठ निकल आई। तो अब क्या होगा? तैयारी तो आपकी है नहीं, क्योंकि झूठ बोल के आप हर मसले से निकलने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अब ये कि ये जो माशी झूठ आपने माजी में बोले हैं, और अब मुझे पता है आपको बड़ी तकलीफ हो रही हो, क्योंकि झूठे को सबसे ज़्यादा बुरा पता है क्या लगता है? जब उसको झूठा कहा जाता है। झूठे को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब झूठे को झूठा कहा जाए। खुदगर्ज को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब उसे कहा जाता है कि तुम खुदगर्ज हो। जिस शख्स की गैरत थोड़ी, अगर आप उसको कह दें ना कि तुम्हें गैरत नहीं है, तो वो बुरा मानता है। तो हमेशा याद रखें कि जिसके पास जो चीज़ नहीं होती ना, जब उसे एहसास दिलाया जाता है तो उसको बुरा लगता है। नहीं समझे? समझोगे भी नहीं। आगे बढ़े तो इसके माने नेचुरल गैस की जो शॉर्टेज क्रिएट होगी तो पाकिस्तान की फर्टिलाइजर सेक्टर भी मुतासिर होगा। बोले फर्टिलाइजर का इनपुट नेचुरल गैस, इसका मतलब पाकिस्तान में जो खाना पकता है चूल्हों में वो भी मुतासिर होगा। गैस कम आ रही है ना, प्रेशर कम आ रहा है गैस का भी, प्रेशर कम आ रहा है ना गैस का, गैस मुतासिर हो रही। अभी तो रमज़ान में पता नहीं लगेगा, इसके बावजूद के बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं रोज़ा, मैं बोल रहा हूँ, बात मानो। तो इसके बावजूद कि रमज़ान के अंदर लोग सहरी इफ्तारी पे ज़ोर देते हैं, बीच में गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी गैस की ज़रूरत पड़ेगी तो सही। और ये भी अच्छा हो गया कि ये इस मौसम में आया कि जब कुदरती गैस हीटिंग के लिए इतनी यूज़ नहीं हो रही। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि हालात, वाक़यात और मामलात की रोशनी में इस मौजू के ऊपर हम मज़ीद भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर हमारे पास वक्त महदूद है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।